जय सिया राम दोस्तों, मैं उमेश अग्रवाल बोल रहा हूँ अंबर ज़ैदी के चैनल पे। दोस्तों, हम अभी देख रहे हैं कि कैसे ट्रम्प जो है, अमेरिका का जो विस्तारवादी जो एजेंडा है, उसको लेकर वो स्टेटमेंट्स देते जा रहे हैं। अभी उन्होंने यूरोपियन यूनियन को धमकी दी है कि अगर उसने ग्रीनलैंड पर जो यूएस अपना आधिपत्य रखना चाहता है, अगर उसको अपोज़ किया तो उनके ऊपर टैरिफ लगा देगा। देखिए, मेरा ये मानना है यूएस जो भी ये कर रहा है, वो एक तरह से सोची-समझी साजिश के हिसाब से कर रहा है। उसका लॉन्ग टर्म गोल जो है, चाइना के अंदर यूएसएसआर, सोवियत यूनियन जैसे डिसइंटीग्रेट हुआ, वैसे ही वो चाइना का डिसइंटीग्रेशन प्लान कर रहा है। समझ लीजिए क्या हो रहा है पहले जियोपॉलिटिक्स के अंदर। चाइना ने इन्वेस्टमेंट्स कहाँ-कहाँ पे किए हैं। देखिए, उन्होंने पाकिस्तान में $70 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया सीपेक में। फिर उन्होंने वेनेजुएला में किया $105 बिलियन। फिर ईरान में उन्होंने कमिटमेंट किया हम $400 बिलियन इन्वेस्टमेंट करेंगे। उनका जो रेयर अर्थ मिनरल्स आता था वो अफ्रीका से आता था, नाइजीरिया से आता था, फिर म्यांमार के जो कचिन प्रोविंस है उधर से आता था। बेसिकली चाइना को बोला जाता है एज़ अ फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। और ये फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बनती कैसे है? उसको रॉ मटेरियल्स चाहिए। और चाइना ने रॉ मटेरियल्स के लिए बहुत सालों पहले इन्वेस्टमेंट्स करना चालू कर दिया था। जैसे लैटिन अमेरिका में उन्होंने $105 बिलियन इन्वेस्ट कर दिए थे। जनरल्स लोन्स दिए थे उनको, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। और उसका रीपेमेंट कैसे कर रहे थे वो लोग? जितनी भी कंट्रीज़ हैं, जहाँ पे चाइना ने इन्वेस्टमेंट किया है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर, उनको अपना रॉ मटेरियल्स जो नेचुरल रिसोर्सेज़ है, वो चाइना को इन रिटर्न आपको देना था। सबसे बड़ा जो काम हुआ, सबसे पहले हुआ, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो है, वो रेजिम चेंज करवाया था। सबको याद होगा जब जिस दिन अ, अमेरिका जिस दिन रशिया ने यूक्रेन से युद्ध चालू किया, उस दिन इमरान खान रशिया में थे। वो रशिया से चीप ऑयल की बात करने गए थे। जब वो लौटे तो उनको हटा दिया गया। क्योंकि रशिया से अगर जो चीप ऑयल पाकिस्तान लेता, तो वो डॉलर में नहीं लेता। वो लेता यॉन में। और उसको प्रिवेंट करना चाहते थे डोनाल्ड ट्रम्प, नहीं, बाइडेन की सरकार, और बाइडेन ने उनको हटा दिया, सीआईए ने ही हटा दिया। फिर सिमिलर चीज़ हुई श्रीलंका के अंदर, बांग्लादेश के अंदर भी वही हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि अब ये आप देख लीजिए, वेनेजुएला के अंदर भी उन्होंने निकोलस मदुरो को एक्सट्रैक्ट कर लिया और वहाँ की सरकार को बोल दिया कि आप चाइना, रशिया, ईरान और क्यूबा के साथ रिलेशंस नहीं रखेंगे। आपके जितने भी तेल के रिजर्व्स है, उसकी ट्रेडिंग कैसे होगी, उसका डिसीजन अमेरिका लेगा। और अभी अमेरिका ने क्या किया, जो वहां पर उन्होंने $500 मिलियन के जो तेल बेचा था, उसका पैसा उन्होंने वेनेजुएला को नहीं दिया। उन्होंने अपने पास रख लिया, कतर के एक बैंक में उन्होंने एस्क्रो अकाउंट में खोल लिया है। और इंटरनेशनल क्रेडिटर्स को बोल दिया है, आप अपने पैसे भूल जाओ। मतलब क्या है? तो $105 बिलियन जो चाइना ने इन्वेस्ट किए थे, वो भूल जाओ। अब सबसे बड़ी बात है कि सिमिलर जो चाइना जो है, एक दिन में 10 मिलियन बैरल्स पर डे जो क्रूड है वो इंपोर्ट करता है। 10 मिलियन मतलब आप सोच लीजिए 1 करोड़ बैरल्स पर डे। समझ लीजिए, भारत इंपोर्ट करता है 50 लाख बैरल पर डे। चाइना इज इंपोर्टिंग अराउंड 1 crore बैरल पर डे ऑफ ऑयल फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट। अब उसको ये डिस्काउंटेड वेनेजुएलन क्रूड मिलता था, कम से कम $8 से $10 के आसपास उसको मिलता था। उसका वो रीपेमेंट जो चाइना ने एडवांस दिया था उनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, इसका पेमेंट वेनेजुएला जो है एक तरह से उनको क्रूड सप्लाई से करता था। अभी आज की डेट में जो वेनेजुएला का प्रोडक्शन है ऑयल पर डे, इट इज अराउंड 700,000, मतलब 7 लाख बैरल्स पर डे वो प्रोड्यूस करता है। और चाइना को कुछ इससे 50% जो प्रोडक्शन है वो चाइना को जाता था, शैडो फ्लीट्स में एंड अदर थिंग्स। तो एक तरह से आप देखिए, चाइना ने जो डॉलर सिस्टम है, पेट्रो डॉलर को बाईपास करने के लिए 20 साल पहले ही वो सिस्टम बना दिया था। अब उसका जो सेकंड जो तेल है वो आता है ईरान से। ईरान के अंदर भी उन्होंने 25 साल का एग्रीमेंट किया है $400 बिलियन को इन्वेस्ट करने के लिए। $400 बिलियन वो इन्वेस्ट करेंगे ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर में, ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स में। इसके बदले उनको डिस्काउंटेड
इरानियन क्रूड ऑयल मिलेगा एट डिस्काउंटेड रेट, जिसके कारण चाइना चाइना को बहुत ज्यादा फायदा होता है। आपके अगर रॉ मटेरियल्स का दाम कम होता है तो आपकी फिनिश प्रोडक्ट्स का दाम कम होता है। आप ग्लोबल कंपेटिटिवनेस बना सकते हो, आप अपने कंपेटिटर से कंपेटिटिव एडवांटेज ले सकते हो। और चाइना इज नोन एज ए फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो एक तरह से आप देखिए, उसने जो अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर उसने 150 कंट्री में 1.3 टू 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स इन्वेस्टमेंट किया है। और इसके बदले चाइना को एक रेगुलर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स आता है। जैसे म्यांमार के कचिन प्रोविंस से उनको रेयर अर्थ मिनरल्स आता है, बोलीविया चिली से आता है, सब चीज आता है। अब अमेरिका क्या कर रहा है, देखिए अमेरिका ने ऑलरेडी वेनेजुएला की ऑयल सप्लाई कट कर दी है। अब इरानियन ऑयल सप्लाई भी कट होती जा रही है। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम किसको आएगा? चाइना को आएगा। जो वेनेजुएला का क्रूड ऑयल है वो एक तरह से बहुत ही गाढ़ा, उसके अंदर हाई सल्फर कंटेंट होता है। इससे क्या होता है, चाइना ने वेनेजुएला ऑयल के हिसाब से उन्होंने फैक्ट्री बना ली है रिफाइनिंग के लिए। अब सबसे बड़ी बात है कि अगर उनको दूसरा ऑयल लेना है तो उनको सस्ते दाम में मिलेगा नहीं। और अगर उनको अभी उसकी रिफाइनिंग करनी है दूसरे ऑयल की, वो उनको मिलेगी नहीं। दाम बढ़ जाएंगे, रिकैलिब्रेशन होगा, तो उनका जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है वो धीरे धीरे एक तरह से एडजस्टमेंट करने में टाइम लगेगा। तो इमीडिएटली उनकी कहीं ना कहीं आप देखिए सप्लाई साइड शॉक्स आने चालू हो जाएंगे। अभी ईरान के अंदर भी अगर ये सत्ता परिवर्तन होता है तो चाइना को अपना जो इन्वेस्टमेंट किया है उसने उसको भूल जाना चाहिए। देखिए अमेरिका के पास 800 मिलिट्री बेसेस है अक्रॉस द वर्ल्ड। मैं क्यों बोल रहा हूं कि आज ईरान के अंदर जो आप प्रोटेस्ट देख रहे हैं कहीं ना कहीं वो एक तरह से शाह रेजिम के अगेंस्ट है। मेरा ये मानना है कि अगर ईरान भी अगर एक तरह से वहां पे भी सत्ता परिवर्तन होता है तो कहीं ना कहीं ये चिंगारी जो है चाइना में भी जा सकती है। सबसे बड़ी बात है, आप लोग पूछोगे क्यों जाएगी। देखिए चाइना की इकोनॉमी पहले जैसी नहीं रही है। 1989 में तियानमेन स्क्वायर का रिवॉल्यूशन हुआ था, उसमें चाइनीज सरकार ने सीसीपी ने 10,000 स्टूडेंट्स को मार दिया गया। आज ईरान में भी ऐसा ही हुआ है, कम से कम रिपोर्ट्स आ रही है 2,500 से 12,000 स्टूडेंट्स को मार दिया गया है। क्या है हमको नहीं मालूम, बट लेट्स अस्यूम 2,500 स्टूडेंट्स मारे गए या प्रोटेस्टर्स मारे गए। तो समवॉट डाउन द लाइन इट इज सेम का सेम तियानमेन स्क्वायर जैसा मैसेकर किया है इरानियन सरकार ने भी। अब अगर अमेरिका वहां पर इरानियन क्रूड इंपोर्ट्स उन अपने हाथ में ले लेता है, खमेनी सरकार भाग जाती है मॉस्को, जैसे असद सरकार भागी थी, तो अमेरिका जो है ईरान ईरान और वेनेजुएला की जो ऑयल सप्लाईज है, डिस्काउंटेड ऑयल सप्लाईज है, वो चाइना एक तरह से नहीं ले पाएगा। इससे क्या होगा, चाइना की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएगी। चाइना विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस गुड्स एट कम्पिटिटिव रेट्स, उसके लॉजिस्टिक्स, उसके इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएंगी। और एक चीज है, इसी चीज से चाइना को डर लग रहा है, क्योंकि इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आती है तो चाइना के अंदर एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हो सकता है। सब लोगों को याद होगा दोस्तों कि जो चाइना है, उसका जो डेट टू जीडीपी है 300% पहुंच चुका है। वहां पर अराउंड लास्ट ईयर 2025 में 300 बैंक्स जो है एक तरह से कोलैप्स हो चुकी है। चाइना का रियल स्टेट मार्केट इज डाउन बाय 75%। चाइना के अंदर जो लोकल गवर्नमेंट्स है उनकी मेजॉरिटी जो इनकम आती है इट इज ड्यू टू लैंड सेल्स एंड रजिस्ट्रेशन, वो हो नहीं रहे। सेकेंड, आप ये देखिए चाइना के अंदर प्रॉपर्टी कोलैप्स हो रहा है, वहां पर रियल स्टेट का जो है हाल खराब है, न्यू बुकिंग्स नहीं होती जा रही है। और एग्जिस्टिंग जो प्रोजेक्ट्स है वो नुकसान में जा रहे हैं। चाइना में 51 कोस्ट सिटीज है, एक सिटी का कॉस्टिंग बताते हैं $100 बिलियन है। तो सोचिए 5 ट्रिलियन डॉलर की उनके पास अनसोल्ड जो रियल स्टेट इन्वेंट्री है। ये सब प्रॉब्लम्स चाइना के अंदर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है, और इससे चाइना को एक बहुत बड़ा डर लग रहा है कि अगर वेनेजुएला और ईरान ईरान भी अगर चले जाता है तो ईरान की जो क्रांति है उससे चाइना के अंदर भी इंस्पिरेशन मिल सकती है, और चाइना के अंदर भी लोग जो है वो बाहर आ सकते हैं सीसीपी के अगेंस्ट। देखिए सबको याद होगा हाउ यूएसएसआर कोलैप्स। यूएसएसआर कोलैप्स क्योंकि यूएसएसआर का जब कोलैप्स हुआ था उसने अफगानिस्तान में अपनी फोर्सेस भेज दी थी, उसका डिफेंस बजट बढ़ गया था।
और व्हेन यूएसएसआर कोलैप्स, उसका जो डिफेंस बजट था उसके जीडीपी का 20% है। आज भी चाइना का ऐसा ही है। चाइना की इकोनॉमी जो है वो एक तरह से स्टैग्नेंट होती जा रही है। उसके जो डिफेंस बजट है वो बढ़ते जा रहे हैं। वहाँ पे प्रॉपर्टी कोलैप्स है, बैंकिंग कोलैप्स है, न्यू डिमांड जनरेशन नहीं है, और उसको अगर रॉ मटेरियल्स नहीं मिलेंगे तो उसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी खत्म हो जाएगा। अब अमेरिका क्या कर रहा है, उसने गल्फ ऑफ मेक्सिको को रीनेम किया गल्फ ऑफ अमेरिका। और अब उसने पनामा कैनाल जो है लास्ट ईयर, उसने उसका कंट्रोल अपने पास ले लिया जो चाइना के पास है। वेनेजुएला के अंदर मोदोरो को एक्सट्रैक्ट कर लिया गया। अब वेनेजुएला के $25 ट्रिलियन के जो रिसोर्सेस है उसका कंट्रोल अमेरिका के पास आ चुका है। सिमिलरली ग्रीनलैंड के ऊपर भी उन्होंने बोल दिया है कि मैं ग्रीनलैंड को परचेस करूंगा, और यूरोप जो है टोकन रेजिस्टेंस दे रहा है। उसका कोई औचित्य नहीं रहेगा, जिस दिन अमेरिका को लगेगा लेना है वो ले लेगा। ठीक है। आज इससे डर के कनाडा के जो प्रधानमंत्री है माइक केनेरी, वो गए हुए चाइना। अब चाइना जाके उन्होंने वहां पर जो चाइनीज व्हीकल्स है उसके ऊपर उन्होंने ड्यूटी हटा दी है। और चाइना ने भी बोला है कि वो कैनेडियन एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स लेने को तैयार है। सबसे बड़ी बात है, ट्रम्प का अभी जो गुस्सा है नेक्स्ट, वो फटेगा अभी कनाडा के ऊपर। देखिए, जस्टिन ट्रूडो को तो उन्होंने बार बार गवर्नर ऑफ कनाडा से संबोधित किया, कैनेरी की इज्जत नहीं उड़ाई है अभी तक। पर अब जो कैनेरी कर रहे हैं कि वो डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं अमेरिकन एक्सिस से, वो होने वाला नहीं है। आज आप समझ लीजिए, आफ्टर एक्वायरिंग ग्रीनलैंड, अमेरिका बोलेगा कि अलास्का मेरे पास है, ग्रीनलैंड मेरे पास है। ये कनाडा जो है वो भी चाइनीज इन्फ्लुएंस में जा चुका है, अमेरिका और रशियन इन्फ्लुएंस में जाने वाला है। इट इज अ थ्रेट टू अमेरिकन सिक्योरिटी। इसके लिए मैं प्रपोज कर रहा हूं कि कनाडा को हम एक्वायर कर सकते हैं। पॉसिबल है दोस्तों, कुछ भी हो सकता है, डोनाल्ड ट्रंप के रहते कुछ भी हो सकता है। उसने कुछ दिन पहले मार्को रूबियो को बताया प्रेसिडेंट ऑफ क्यूबा, अपने आप को बोल दिया मैं हूं प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला। तो कहीं ना कहीं ये जो पागलपन है, अमेरिका जो अपनी बाउंड्री है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सिर्फ नॉर्दर्न अमेरिका तक नहीं रहेगा, वो सदर्न अमेरिका या लैटिन अमेरिका में भी जाने वाला है। उसने मेक्सिको को धमकी दे दी है कि आप हमारी बात मान जाइए। मेक्सिको जो है सिल्वर का सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है, पर वर्ल्ड की जो सबसे ज्यादा रिफाइनिंग है 60%, वो होती है चाइना ने। और चाइना ने अभी सिल्वर बेचना बंद कर दिया, जिससे ग्लोबल मार्केट में दाम बढ़ रहे हैं। और इसी को रोकने की चाहता है अमेरिका। आप ये देखिए, उसने क्यूबा को धमकी दी, मेक्सिको को धमकी दी, और आगे आप जाके नोट कर लीजिए, वो अभी जो है सत्ता परिवर्तन चालू करेगा ब्राजील और साउथ अफ्रीका में। इस साल ब्रिक्स की जो प्रेसिडेंसी है भारत के अंदर आ रही है, और ब्राजील और साउथ अफ्रीका जो है वो एक तरह से ट्रम्प के रेडार पे है। जेयर बोल्सोनारो जो ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति थे, ही इज अ वोसिफरस ट्रम्प सपोर्टर। और लूला जो अभी करंट राष्ट्रपति है वो ट्रम्प के अगेंस्ट में है। ट्रम्प और उनकी बनती नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे 2026 में जब ब्राजील में शायद इलेक्शन होने वाले हैं, उसमें पॉसिबली ऐसा है कि शायद बोल्सोनारो वापस भी आ सकते हैं। साउथ अफ्रीका को भी वो उन्होंने नेक्स्ट G20 समिट जो वो फ्लोरिडा में होस्ट करने वाले हैं, उसके लिए वो शायद साउथ अफ्रीका को इनवाइट भी नहीं करेंगे। मैं इसके लिए ये सब बोल रहा हूँ, ये जो चाइनीज की जो सप्लाई है लैटिन अमेरिका में, जिसमें अर्जेंटीना है, बोलीविया है, चिली है, और ब्राजील है, इन सबको धमकाया जाएगा कि वो अमेरिकन हीजेमनी का मान ले, वो डॉलर में ट्रेड करना चालू कर दे। इरानियन ऑयल इनके हाथ में आ गया तो चाइना को डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल नहीं मिलेगा। ईरान और चाइना को रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई, जो रेगुलर सप्लाई है, वो नहीं मिलेगी। और अगर सप्लाई नहीं मिलेगी तो चाइना की इंडस्ट्रीज जो है वो फैक्ट्री नहीं रह पाएगी वर्ल्ड की। और अगर चाइना ने कहीं पे अगर वो सोर्सिंग करना चालू किया दूसरे इस मेथड से, तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन आने वाला है। चाइना जो है उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। देखिए, चाइना का जो ट्रेड जो इम्बैलेंस है, इट इज $1.2 ट्रिलियन इन फेवर ऑफ चाइना। अमेरिका नहीं चाहता कि ये चाइना ये सरप्लस जनरेट करे। चाइना को सरप्लस ना जनरेट करने के लिए उसका जो
रीढ़ की हड्डी है, जो नेचुरल रिसोर्सेस जिसको चाइना ने 20 साल से बनाया है, अमेरिका उस सप्लाई चेन को एक तरह से शिफ्ट कर रहा है। बांग्लादेश के अंदर भी कचिन प्रोविंस में वो ही कर रहा है। और आप ये भी देखिए कि जहां पर भी सप्लाईज है, वो उस पर, वो अगर कोई भी अमेरिका की बात नहीं मानता है, उसके ऊपर सैंक्शंस डालने की वो एक तरह से धमकी दे रहा है। तो मेरा अंडरस्टैंडिंग है, ट्रम्प इज डूइंग ऑल ऑफ दिस टू एंश्योर कि चाइना का कोलैप्स हो लाइक सोवियत यूनियन। दिस इज व्हाट ट्रम्प वांट्स टू डू। और वो जो है अमेरिका के अंदर सब लोगों को इनवाइट करेगा, आप अमेरिका के स्टेट बन जाओ या अमेरिका के वसाल स्टेट बन जाओ। अब जो लैटिन अमेरिका है और नॉर्थ अमेरिका के स्टेट्स है इंक्लूडिंग कनाडा, उनको एक तरह से डिक्टेट दिया जाएगा। और अमेरिका का डेट कितना है? 38 ट्रिलियन। पर इतने सारे कंट्रीज को अगर अमेरिका अपने हीजीमनी से अपना वसाल स्टेट बना देता है, तो सारी कंट्री का कलेक्टिव जो नेचुरल रिसोर्सेज है, इट इज मोर देन 60 to 70। तो अमेरिकन डेट सब भूल जाइए। अमेरिका विल फाइनेंस इट्स वॉर विद इट्स फ्यूचर वॉर, ensuring दैट डॉलर को कोई भी चैलेंज न कर सके। सबसे बड़ी बात है कि भारत के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करके रख दिया है उन्होंने हमारे बैकयार्ड में। पाकिस्तान था तो अभी चाइना को, अभी उन्होंने श्रीलंका को क्रिएट कर दिया है, श्रीलंका और बांग्लादेश के अंदर। श्रीलंका के लिए इसके लिए बोलता हूँ कि जो हम्बनटोटा पोर्ट है वो चाइना को दे दिया है, और चाइना अपनी सर्वेलेंस स्ट्रिप वहां पर भेजता जा रहा है। तो भारत को सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश से नहीं है, उसको प्रॉब्लम है नेपाल से, विद एंड इवन विद श्रीलंका। रशिया उलझ के रखा है यूक्रेन वॉर में। ताइवान को एक तरह से आर्म सप्लाई करके वो चाइना को प्रोवोक कर रहा है कि वो ताइवान के साथ युद्ध पे जाए, और चाइना नहीं चाहता अभी युद्ध पे जाने के लिए। और 2022 में नैन्सी पेलोसी जो स्पीकर है, जो उस समय की स्पीकर थी, थर्ड इन द रैंकिंग थी इन द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, वो ताइवान का विजिट करती है। उसके बाद एक तरह से ये चाइना की रेड लाइन है, इसका अगर किसी ने अगर क्रॉस करते हैं तो चाइना ने उस समय से अपना मिलिट्री मैन्यूवर्स जो है साउथ चाइना सी में बढ़ा दिया। और इसके कारण आप देख रहे हैं कि चाइना का मिलिट्री बजट बढ़ रहा है, चाइना का अभी इकोनॉमिक डिस्ट्रेस भी चालू हो चुका है। वहां पर जो है जी जिनपिंग को भी हटाने की बात चल रही है। तो एक तरह से पावर ट्रांजिशन हो रहा है, इकोनॉमी सही तरीके से चल नहीं रही है। बैंक्स वहां पे कोलैप्स कर रहे हैं। रियल स्टेट फर्म्स जैसे एवरग्रांड है, वांकी ग्रुप है, फैंटेशिया है, कंट्री गार्डन है, वो अपने ओवरसीज डेट पर वो एक तरह से डिफॉल्ट कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये है, जो सबप्राइम क्राइसिस आपने सुना होगा 2008 में आया था, उस समय इसकी टोटल वैल्यू थी $3.2 ट्रिलियन। अब मैं ये बता देता हूँ, इट वाज जस्ट $3.2 ट्रिलियन। उस समय अमेरिका की इकोनॉमी जो थी वो $15 ट्रिलियन की थी। तो ये जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्राइसिस था, वो जो डेट था, वो अमेरिका ने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। क्या चाइनीज सबप्राइम क्राइसिस जो है, अगर वो कभी आ जाता है, जो कंटेजियन आ जाता है, तो क्या वो अब्सॉर्ब हो पाएगा ग्लोबली? मुझे तो नहीं लगता। तो कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी व सोशल इंस्टेबिलिटी चाइना के अंदर एक तरह से वो क्रिएट करना चाहते हैं। और देखिए, बहुत कुछ जो डिकेड्स में नहीं होता है, वो कुछ हफ्तों में हो जाता है। तो सिचुएशन वर्ल्ड की वॉलेटाइल है। अगर सत्ता रजीम चेंज होती है ईरान में, तो नेक्स्ट टारगेट शायद चाइना भी हो सकता है। वी डोंट नो हाउ थिंग्स आर गोइंग टू प्ले अप। बहुत लोग बोलते हैं कि अमेरिका का डॉलर खत्म हो जाएगा। देखिए, खत्म होगा नहीं होगा वो मुझे नहीं मालूम, पर जो सिचुएशन हो रही है, अमेरिका अपने डॉलर को प्रिजर्व करने के लिए लोकलाइज कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ा रहा है, ग्लोबल वॉर चालू करवा रहा है बिटवीन ऑल द नेशंस, और उसको कोई भी एक तरह से अपोज नहीं कर सकता। इवन ग्रीनलैंड के इश्यू के लिए कल 5 से 6 यूरोपियन नेशंस ने अपनी ट्रूप भेजी थी। 6 नेशन ने मिला के 32 डिफेंस पर्सनल भेजा था। क्या मजाक कर रहे हो? अमेरिका से लड़ने के लिए आपने अपने 32 पर्सनल भेजा, वो काफी है? दिस इज जस्ट अ टोकनिज्म प्रोटेस्ट। और आप ये देखोगे, द एंटायर यूरोप जो है वो एक तरह से ट्रम्प के सामने घुटने टेक देगा। और अमेरिका जो है वो अपनी बाउंड्री वो एक तरह से बढ़ा लेगा। और उसके अंदर आप ये देखेंगे कि लैटिन अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका की जितनी कंट्रीज है, आइदर वो स्वेच्छा से
अमेरिका के वसाल स्टेट बनेंगे या उसके 51st या 52nd स्टेट बनेंगे। अगर नहीं बने तो अमेरिका उनको डिस्ट्रॉय कर देगा। सीधी बात है। 800 मिलिट्री बेसिस शोपीस के लिए नहीं रखा है अमेरिका ने। मैं अमेरिका का बखान नहीं कर रहा हूँ, बस आपको शक्ति बता रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने एक तरह से आंकलन देके रखा है कि अमेरिका बर्बाद हो जाएगा, ये सब। एक चीज ध्यान रखिए, अमेरिका को अगर कुछ होता है तो वर्ल्ड इकोनॉमी को भी नुकसान होने वाला है। भारत के जो आईटी सर्विसेज है, $250 बिलियन का हमको वो बिजनेस दे रहा है। इट इज अ वेरी सब्सटेंशियल सम फॉर अस। तो एक तरह से आप ये देखिए कि ग्लोबल इकोनॉमी में ऐसा कुछ ना हो कि आज अमेरिका रहे तो हमारे लिए फायदा है। हमें ब्रिक्स की कंट्री करेंसी में हमें कोई फायदा होने वाला नहीं है। मैं आपको ओपनली बता रहा हूँ। क्या आप चाइना पे भरोसा कर सकते हो? 2020 में उसने अपने 4% अपने जो रिजर्व थे, गोल्ड के रिजर्व, दे वर फाउंड टू बी फेक। अगर अमेरिका चोर है तो चाइना डकैत है। आई एम हैप्पी टू बी लिव विद अ थीफ रादर देन अ डेकॉइट। मैं एक चीज बता देता हूँ, वहां पर एक तरह से आज चाइना कोई सुनवाई भी नहीं करता। हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स है उनके साथ। तो लेट दीज पावर्स क्लैश अमंग देमसेल्व्स। भारत सरकार क्या कर रही है? अपना यूपीआई इंटरनेशनलाइज कर रही है। लोकल करेंसी का जो यूसेज है वो बढ़ा रही है, स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट से। मसाला बॉन्ड्स को फेवर कर रही है। दिस इज व्हाट वी नीड राइट नाउ, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी। We don't need to get into this tussle of dollarization, de-dollarization and yuanization. Let's forget it. मेरा एक ही चीज मानना है, लेट अमेरिका एंड चाइना क्लैश ऑन देयर ओन। वी आर नॉट इवन बॉदर्ड। हमें देखना है हमारा फायदा कहाँ है। बस एक ही चीज बोल रहा हूँ, डोंट गेट इनटू ऑल दिस थिंग्स। लेट्स सी, हमारा स्ट्रेटेजिक होके हमें सोचना पड़ेगा कि हमारा फायदा कहाँ है। जब तक हम हमारे फायदे के बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक हम या तो चाइना का सपोर्ट करेंगे। कुछ लोग इंडिया में अमेरिका का सपोर्ट करते हैं। मैं किसी का सपोर्ट नहीं करता हूँ। मुझे इतना ही मतलब है कि हमारे को कितना फायदा है, किस कंट्री पे, किस पोजीशन पे रह के हमको किससे फायदा हो रहा है। आज अगर इस डील से हमको अमेरिका से फायदा हो रहा है तो अमेरिका के साथ जाओ। अगर कल चाइना के साथ हो रहा है तो चाइना के साथ करो। फायदा भारत का होना चाहिए, ना कि अमेरिका का ना तो चाइना का। दोनों ही नहीं है। दोनों ही एक तरह से भारत को डुबाना चाहते हैं। चाइना हमारा इमीडिएट हमारा दुश्मन है। इमीडिएट एनिमी इज चाइना, डिस्टेंट एनिमी इज अमेरिका। अमेरिका चाहता है कि इंडिया जो है चाइना के साथ लड़े और अमेरिका को एक तरह से ज्यादा प्रॉब्लम्स ना हो उस लड़ाई में। जितने भी प्रॉब्लम्स हो, जितने भी कैजुअलिटीज हो, वो इंडियंस की हो। मोदी जी ये नहीं चाहते होने के लिए। उन्होंने ट्रम्प को मना कर दिया, भैया हम आपके साथ नहीं घुस जाएंगे, हमें क्वाड को नेटो नहीं बनाना है, एशियन नेटो नहीं बनाना है। इसके लिए ट्रम्प गुस्से में। दिस इज द रीजन मोदी जी ऐसे ही काम नहीं कर रहे। हर चीज बताई नहीं जा सकती। दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू से। तो उनको लेने दीजिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। लेट देम फाइट, लेट देम डू वट एवर दे वॉन्ट। वी आर इंटरेस्टेड इन आवर ओन डेवलपमेंट। वी डू नॉट वॉन्ट वॉर। मैं वॉर नहीं चाहता, बट आई डोंट वॉन्ट इंडिया टू बी अ पार्टी ऑफ अ वॉर फॉर फाइटिंग फॉर अमेरिका अगेंस्ट चाइना। नहीं, इधर हम चाइना का एक तरह से सेकेंड पावर बने टू चैलेंज द अमेरिकन हेजेमनी। हमें किसी से मतलब नहीं है। हमारा फायदा क्या है वो बताओ। इसी के कारण आप ये देखेंगे कि मोदी जी यही ट्राई कर रहे हैं कि जितनी भी डिफेंस कंपनीज है उसका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है भारत में खोले। अभी ईयू जो है भारत के साथ डील करने के लिए रेडी हो चुका है। ईयू अपनी डिफेंस फैसिलिटीज भारत में जो डिफेंस प्रोडक्शन है, को डेवलपमेंट, को प्रोडक्शन, जॉइंट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना चाहते हैं। सिमिलर अरेंजमेंट हम इसराइल के साथ कर रहे हैं, रशिया हमारे साथ करना चाहता है, जर्मनी हमारे साथ करना चाहता है और अमेरिका भी करेगा। सबका अगर डिफेंस प्रोडक्शन भारत में होगा, अगर कोई युद्ध होता है तो भारत से एक्सपोर्ट होगा हमारा। वी नीड टू बी अ सप्लायर्स, वी डोंट नीड टू बी अ पार्टिसिपेंट इन दिस वॉर। अब हमें अपना फायदे से मतलब है। बस इतना ही बोलूंगा दोस्तों, बाकी आप भी समझ लीजिए कि वी आई एम नॉट इनटू एनी कैंप। मुझे अमेरिकन कैंप में भी नहीं हूँ, मैं चाइनीज कैंप में भी नहीं। आई एम फॉर इंडिया, आई एम फॉर इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी। दिस इज वेरी क्लियर, आई एम सेइंग यू। बाकी लोग बहुत कुछ है जो आपको डराएंगे, डॉलर डूबने वाला है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉलर मेरे हिसाब से अगले 10 साल तक कुछ नहीं होने वाला उसको। बस आप ये नोट कर लीजिए। बहुत लोगों ने बोला भी है कि $1 3 रुपया हो जाएगा।
ठीक है, ₹70 से बोल रहे थे, आज 91 हो गया, ठीक है, कब तक होगा मालूम नहीं। ओके, थैंक यू वेरी मच, जय सिया राम।